हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुबोध कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हम बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम अपने लेक्चर के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम विश्लेषण के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी मजबूत और सशक्त हो। प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ रहे थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने देखा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें उपचयन, जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और अपचयन, जिसको अवकरण भी कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही प्यारे बच्चों, इसमें ऑक्सीकारक और अवकारक का भी अध्ययन करेंगे, प्लस ऑक्सीकरण या उपचयन के दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव हैं, क्या इसके लाभदायक प्रभाव हैं, क्या इसके हानिकारक प्रभाव हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में अगला जो अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उपचयन और अपचयन, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उपचयन नाम है इसका ऑक्सीडेशन, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, अपचयन मतलब अवकरण। दोनों अभिक्रिया को कई प्रकार से परिभाषित करते हैं। बारी बारी से अगर समझो तो उपचयन या ऑक्सीकरण समझना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि होना ऑक्सीकरण है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या है? उपचयन या ऑक्सीकरण। अब लिख खाली दिया ऐसा नहीं है, इसको हम उदाहरण से भी समझेगा। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि होना ऑक्सीकरण है, या फिर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना। अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हट रहा है तब भी उसको ऑक्सीकरण ही कहेंगे। लेकिन ये परिभाषा जो है हाइड्रोजन के संदर्भ में ऑक्सीकरण और अवकरण का बहुत पुराना परिभाषा है, इसलिए फिलहाल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है या हाल फिलहाल में इसका उपयोग नहीं करते हैं। दो इसका प्रमुख परिभाषा है। एक जो पहला बताया, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या कहेंगे? उपचयन या ऑक्सीकरण। लेकिन याद रखेंगे, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना, किसी पदार्थ से में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? उपचयन या ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन के लेन देन के टर्म में परिभाषित करेंगे तो उपचयन या ऑक्सीकरण तब माना जाता है जब इलेक्ट्रॉन का परित्याग होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? परित्याग, मतलब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देगा तब वहां पर ऑक्सीकरण कहा जाएगा उसको। ठीक इसके विपरीत अपचयन या अवकरण है। यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि है तो ये अपचयन में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन के ह्रास को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन हटेगा या ऑक्सीजन का ह्रास होगा, या फिर पदार्थ में हाइड्रोजन जुटेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण। जस्ट इसका अपोजिट है। ऑक्सीकरण या उपचयन को याद रखिए, अपचयन या अवकरण की परिभाषा बता सकते हैं। ध्यान रखो फिर से, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या कहेंगे? उपचयन या ऑक्सीकरण। या फिर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या उपचयन। या फिर इलेक्ट्रॉन का परित्याग होना क्या कहलाएगा? उपचयन या ऑक्सीकरण। इसके विपरीत अपचयन कहेंगे तब जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हट रहा है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है उससे। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुट रहा है, मतलब ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन या अवकरण। ये इलेक्ट्रॉन के लेन देन के टर्म में इलेक्ट्रॉन के ग्रहण को क्या कहेंगे? अपचयन या अवकरण। जब कभी ऑक्सीकरण या उपचयन और अवकरण या अपचयन होता है तो दोनों साथ साथ होता है। दोनों क्या होगा? एक साथ ही होगा। तो जब कभी ऐसा होगा जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो कन्फर्म है दूसरे का अवकरण होगा, यानी एक का उपचयन होगा तो दूसरे का क्या होगा? अपचयन। मतलब दोनों हमेशा साथ साथ होती है, और जब दोनों साथ साथ होती है तो उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसको? रेडॉक्स अभिक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शन इसको कहेंगे। उपचयन एवं अपचयन हमेशा साथ साथ होती है।
ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। ये याद रखना है, जब भी ऑक्सीकरण और अवकरण होगा बाबू, दोनों साथ साथ होगा। एक का उपचयन होगा तो कन्फर्म दूसरे का अपचयन होगा, और जब ऐसा होगा तो उसका नाम क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन से आया है, OX मतलब ऑक्सीडेशन से आया। नाम देखिए यहाँ, ऑक्सीडेशन में OX है ना जी, तो OX यहाँ से आया है, और अवकरण में या अपचयन में रिडक्शन है तो RED यहाँ से आया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। मजे से इसको हम उदाहरण से समझेंगे, बारी बारी से। ऑक्सीजन के जुड़ने या ऑक्सीजन के हटने के टर्म में, या फिर हाइड्रोजन के हटने या फिर हाइड्रोजन के जुड़ने के टर्म में, या फिर इलेक्ट्रॉन के परित्याग या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के टर्म में। बारी बारी से उदाहरण से समझिए इसको, ऐसे हम नहीं मानता, उदाहरण से समझिए। सबसे पहले ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि होना। हम जो उदाहरण देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया का ही देंगे, जिसमें एक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या होगा? अपचयन होगा या अवकरण होगा। देखिए यहाँ 3 एग्जाम्पल देंगे, तीनों समझ लेंगे। ये है Cu कॉपर का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको गर्म किया तो बन गया Cu और प्लस H2O। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन इसके साथ था, इधर ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, नहीं आया? समझना यहाँ इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, नहीं हुई है? इसी में हुआ जी ऑक्सीजन की वृद्धि। बारी बारी से समझो, मजा आएगा, इतना बढ़िया से बताएगा कि याद हो जाएगा यहीं पर। ये ऑक्सीजन की वृद्धि है या ऑक्सीजन का जुड़ना है। क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि। यहाँ से ऑक्सीजन हटा है, नहीं हटा है? ये है ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का हटना। परिभाषा देखिए, कहा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि को कहेंगे ऑक्सीकरण। तो ये क्या है? क्या है जी? ऑक्सीकरण। एकदम कन्फर्म याद रखेगा, कंठस्थ याद रखेगा। जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़े या ऑक्सीजन में वृद्धि हो तो कहना वो ऑक्सीकरण है। तो ये ऑक्सीडेशन है कि कैसे? ऑक्सीजन की वृद्धि से। यहां से ऑक्सीजन हटा है, यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ है? तो ऑक्सीजन का हटना कहलाता है अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन या अवकरण। क्या कहेंगे इसको? अवकरण। तो पहला तो समझ लिया कि किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है, नहीं जुटा है? तो ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहेंगे? यानी इसका ऑक्सीकरण हुआ है। इसका क्या हुआ है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है बउआ, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन। यहाँ पर कॉपर के ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है, यानी इसका अवकरण हुआ है, यानी इसका अपचयन हुआ है। अब इसमें एक टर्म अभी और आएगा, अवकारक और ऑक्सीकारक, तो उसको भी समझेंगे बारी बारी से। पहले हम अभी समझाया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन किसके टर्म में? ऑक्सीजन के जुड़ने या ऑक्सीजन के हटने के टर्म में। ऑक्सीजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाया? अवकरण। पहला उदाहरण में देखा ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का हटना, यही देखा जी। दूसरा दिखाते हैं हाइड्रोजन का हटना उपचयन और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। देखिए यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर मुक्त होता है, सल्फर बनता है और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यहाँ ये है अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखना हाइड्रोजन सल्फर के था, नहीं था? हाइड्रोजन सल्फर के साथ था, यहाँ से हाइड्रोजन हटा है और यहाँ ये सल्फर अलग हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का हटना कुछ में है उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। यहाँ से हाइड्रोजन हटा है H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हटा, बना क्या? सल्फर। यहाँ क्लोरीन था, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटा है तब बना HCl, यही बना जी। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का हटना हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ जी? हटना। यहाँ क्या हुआ है इसके साथ? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब बारी बारी से देखिए, हमने बताया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना या फिर हाइड्रोजन का हटना उपचयन या ऑक्सीकरण है, यही ना जी? तो ये क्या है? ये क्या है जी? ऑक्सीकरण, यही तो है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीकरण है, यही तो लिखा है। ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन हटे, क्या है ये? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना, ये जुड़ना, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट रहा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना
या फिर ऑक्सीजन का हटना। देखिए यहाँ किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन या अवकरण। तो ये कौची है बउआ? अपचयन या अवकरण। अपचयन या अवकरण। ध्यान रखिए, हाइड्रोजन के घटने और बढ़ने के संदर्भ में जब उपचयन और अपचयन पूछे तो बताना किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण या उपचयन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुटना अपचयन या अवकरण कहेंगे, क्या कहेंगे? अपचयन या अवकरण। तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के परित्याग और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का परित्याग ऑब्जेक्टिव सवाल में कभी कभी पूछे जाते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का होता है, क्या होता है? अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। याद रखना है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव सवाल में ये सब पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आधार पर, इलेक्ट्रॉन के लेन देन के आधार पर या इलेक्ट्रॉन के देने या लेने के आधार पर उपचयन और अपचयन बताया। उपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का परित्याग, उपचयन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का, और अपचयन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जरा इस अभिक्रिया को देखें। यहाँ हम एक अभिक्रिया लिख रहे हैं, इस पर फोकस करना। यह है कॉपर का ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन होता है, बनता है कॉपर और प्लस मैग्नीशियम का ऑक्साइड। यहाँ कॉपर का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड दोनों आयनिक यौगिक है। ध्यान रखेगा, अभी आगे जब हम पढ़ेंगे, अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है सीधे सीधे। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड और MgO, CuO और MgO दोनों आयनिक यौगिक हैं। कैसा यौगिक? आयनिक यौगिक है। यानी आयनिक यौगिक इसलिए इसको कहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जरा समझ दे इसको, क्या कहता है ये। अब इस पर थोड़ा बाद में आते हैं, समझ लो आयनिक यौगिक कब बनता है। 9th क्लास में बताया है धातु के बारे में। सोडियम धातु होता है, क्या होता है जी? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11, ये बता रखा है हम। और धातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन देने की। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख के बताया था 281, बताया था नहीं जी? ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ निकाल दिया बउआ, तो अभी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11, यानी निगेटिव चार्ज भी 11 ही है। प्रोटॉन की संख्या बराबर वो भी 11 ही है, क्योंकि उदासीन परमाणु है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। और प्रोटॉन पर धन आवेश बताया है, यानी धन आवेश भी 11 ही है। इसीलिए अभी यहाँ पर कोई आवेश नहीं लिखा, लिखा क्या? लेकिन जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन बचा कितना जी? मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी निगेटिव चार्ज बता 10 गो। प्रोटॉन नाभिक में होता है, लेन देन से प्रोटॉन को कोई मतलब नहीं होता है, यानी प्रोटॉन अभी भी 11 ही है, यानी धन आवेश 11 ही है। तो ऋण आवेश से एक धन आवेश ज्यादा है, तो ये बन गया, यहाँ प्लस हो गया। क्या हो गया? धन आवेश ऋण आवेश से एक ज्यादा, ऋण आवेश 10 गो और धन आवेश कई गो? तो ये जो एक धन आवेश ज्यादा हो गया, इसको यहाँ पर शो कर देते हैं प्लस देकर, इसी को कहते हैं धन आयन। क्या कहेंगे इसको? धन आयन। यहाँ इलेक्ट्रॉन ई दिया है, इसी के साथ मान लो होता क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 बता रखा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287, होता है ना जी? यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, यानी 17 गो ऋण आवेश है। प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 17 ही है, यानी 17 गो इस पर धन आवेश है। अब जब ये क्लोरीन सोडियम के साथ जाएगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लिया है, पहले इसमें 17 इलेक्ट्रॉन था। कितना इलेक्ट्रॉन? अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया जी 18। कितना हो गया? मतलब ऋण आवेश हो गया 18 और धन आवेश उतना ही है 17। अब की बार पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज एक ज्यादा है, यहाँ हो गया ऋण आवेश। फाइनली जो सोडियम और क्लोरीन के बीच की अभिक्रिया होती है वो होता है 2Na प्लस Cl2, ये बन जाता है 2NaCl। यानी यहाँ पर सोडियम पर धन आवेश, क्लोरीन पर ऋण आवेश। सोडियम पर कैसा आवेश और क्लोरीन पर ऋण आवेश, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया और बना दिया ये सोडियम क्लोराइड। क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। तो इसको कहते हैं आयनिक यौगिक। कैसा यौगिक? आयनिक यौगिक। तो यहाँ पर भी कॉपर का ऑक्साइड और मैग्नीशियम के ऑक्साइड दोनों आयनिक यौगिक हैं। कॉपर धातु है, ये इलेक्ट्रॉन दिया है। ये मैग्नीशियम धातु होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लेन देन होता है। इस पर और विचार करेंगे हम, जरा सा इसको लिखिए पहले, ये हम अलग से बताया इसको, अभी इस पे आते हैं।
हम समझ लिया आयनिक यौगिक कब बनेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप एक परमाणु धन आयनित होगा, धन आवेशित होगा, और दूसरा परमाणु ऋण आवेशित होगा। दोनों पर विपरीत आवेश होने के चलते क्योंकि यहां आयन बना है इसीलिए इसको कहते हैं आयनिक यौगिक। कैसा यौगिक? आयनिक यौगिक। वापस से हम चर्चा इस अभिक्रिया पे चलाते हैं। अभी हम बताया कि कॉपर का ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक तब बनता है, अभी उदाहरण से हम दिखाया, जब आयन का निर्माण होता है। आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी लेन देन होता है। हमने उपचयन और अपचयन को देखा है इलेक्ट्रॉन के देने और इलेक्ट्रॉन लेने के आधार पर। उपचयन में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। तो यहाँ दोनों आयनिक यौगिक है। ध्यान रखना इसमें जी, ऑक्सीजन आयन जो होता है उसको दर्शक आयन कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन आयन को। आगे पढ़ेगा तो डिटेल में समझना इसको। अभी मोटा मोटी हमको समझना है इलेक्ट्रॉन त्याग के संदर्भ में उपचयन को और इलेक्ट्रॉन ग्रहण के संदर्भ में अपचयन को। ऑक्सीजन आयन यहां दर्शक आयन होता है। दर्शक आयन, अब दर्शक क्या होता है वो समझते हैं। दर्शक आयन होता है। इस अभिक्रिया को आयनिक रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आयनिक रूप में? देखें यहां कॉपर का आयन 2+ होता है, प्लस मैग्नीशियम यहां ही बन जाता है कॉपर और प्लस Mg2+। अब समझना, अभी हम उदाहरण में इसीलिए चर्चा लाया कि जब धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग होता है तब उस पर धन आयन आता, नहीं आता है। यानी यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग है, नहीं है? नहीं है जी। और ये मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना? ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तब इस पर 2 धन आवेश आया। अभी हम आयन कैसे बनता है दिखाया है, इसलिए विशेष चर्चा नहीं करेंगे, विषय से विषयांतर नहीं करेगा हम। इलेक्ट्रॉन का परित्याग हुआ यहां जी, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? परित्याग। यहां पर Cu2+ यानी कॉपर धन आयन में था, यह बदल गया कॉपर में। यानी इसको उदासीन करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है वही लिया है, नहीं लिया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो यहां इलेक्ट्रॉन का ग्रहण है, यहां इलेक्ट्रॉन का क्या है जी? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण है। अब समझ लो, हम अभी बताया इलेक्ट्रॉन का परित्याग ऑक्सीकरण है। क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन जब दिया जाता है तब कहना ऑक्सीकरण या कहेंगे उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन। तो यहां ऑक्सीकरण या उपचयन है बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का परित्याग होने से। यहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। पहले कॉपर धन आयन था, वो बदल उदासीन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तभी 2 धन आवेश इसका निरस्त होकर ये उदासीन बन गया, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाया था जी? अभी अपचयन। क्या कहते? अपचयन या अवकरण। तो यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां कॉपर का, ये जो कॉपर आयन है इसका अपचयन हुआ है बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के लेने से यह है अपचयन और ये इलेक्ट्रॉन के देने से क्या है? ऑक्सीकरण या उपचयन। मतलब 3 एग्जाम्पल यहां हम देखा, तीनों में देखा एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है तो दूसरे का अवकरण हुआ है, एक का उपचयन हुआ है तो दूसरे का अपचयन हुआ है। जब कभी ऐसा होगा और ऐसा हमेशा होगा उसका नाम होगा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जितना अभिक्रिया यहां हम दिखाया है, जितनी अभिक्रियाएं यहां हम चर्चा में लाया है, सभी क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें एक और महत्वपूर्ण अभी चीज हम लोग समझेगा, ऑक्सीकारक और अवकारक समझ लेंगे, फिर देखेंगे। अगला टॉपिक अपना है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उपचायक, इसी को कहेंगे ऑक्सीकारक, और अपचायक इसी को कहेंगे अवकारक। अभी हम जब रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा था तो 3 एग्जाम्पल दिया था ना जी? क्या क्या उदाहरण था जरा देखें, एक बार हम रिकॉल करते हैं। पहला नंबर में था CuO प्लस H2 गर्म किया, ये बना Cu और प्लस H2O, यही था। अच्छा, दूसरा अभिक्रिया देखा था, दूसरा था H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन से अभिक्रिया करके सल्फर बनाया था और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया था 2HCl, ये देखा था। और तीसरा अभिक्रिया देखा था ये वाला, अभी तुरंत देखा था आयनिक रूप, Cu2 प्लस Mg, ये बना था Cu और प्लस Mg2+, देखा था ना जी? अच्छा, ये सभी रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। क्या है ये? रेडॉक्स रिएक्शन है या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जब कभी
उपचयन होगा तो वहां पर अपचयन भी होगा, कन्फर्म होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उपचयन और अपचयन हमेशा साथ साथ होगी। यहां पर ये 3 अभिक्रिया देखा, यहां पर ये है ऑक्सीकरण, ये क्या है? हाँ, अब उतना तो डिटेल में नहीं, हम समझाइए चलिए कि कल कहीं ये है ऑक्सीकरण, क्या है ये, और ये क्या है जी? ये क्या है? अपकरण। यहां पर देखें, ये है, यहां से हाइड्रोजन हटा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाया? ऑक्सीकरण, यही तो कहलाया था, ऑक्सीकरण। इसमें हाइड्रोजन जुटा है, नहीं जुटा है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाया था? अपकरण। अभी तुरंत डिटेल में पढ़ लिए बउआ, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण है, या फिर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना क्या है? ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अवकरण या अपचयन है, तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण है। ये तो पढ़ा, यहां पढ़ा, यहां है इलेक्ट्रॉन का परित्याग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण। यहां है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अवकरण होता है, क्या होता है? अवकरण। जरा समझे, यहां समझना है, अवकरण को कहेंगे अपचयन भी, ध्यान रखना, और ऑक्सीकरण को कहेंगे उपचयन भी, ध्यान रखेंगे। इसीलिए यहां उपचायक है तो इसी का नाम ऑक्सीकारक है, यहां अपचायक है तो इसी का नाम क्या है? अवकारक। यानी रेडॉक्स रिएक्शन में एक का ऑक्सीकरण तो दूसरे का क्या हुआ है? जरा समझो बात को, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसको ऑक्सीकरण दिया है कौन? ऑक्सीजन दिया कौन? अरे ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीकरण हुआ है, तो इसको ऑक्सीजन दिया यही नहीं जी, ये ऑक्सीजन दिया है, तो ये हो गया ऑक्सीकारक। क्या हो गया ये? ऑक्सीकारक। और ये इसका ऑक्सीजन लिया है, ये इसका ऑक्सीजन लिया है, इसका अवकरण हुआ है, तो ये हो गया अवकारक। ये क्या हो गया? रेडॉक्स, एकदम कन्फर्म। थोड़ा सा और क्लियर करेंगे हम अभी। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे का अवकरण करता है। भाई ऑक्सीजन इसको मिला है, दिया कौन है? यही दिया जी। तो इसका ऑक्सीकरण कब हुआ है? जब इसका अवकरण हुआ है। तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो दूसरे का अवकरण किया है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो दूसरे का क्या किया है? अवकरण। मतलब ये हो गया ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन इसी ने इसको दिया है, तो जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो होगा अवकारक, क्या होगा? और जिसका अवकरण होगा वो होगा ऑक्सीकारक। भाई यहां समझो, ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है, ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है, क्या है ये? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीकरण है, और इसको ऑक्सीजन इसने दिया है, कॉपर के ऑक्साइड ने, तो ये हो गया ऑक्सीकारक। मोटा मोटी याद रखना, जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो दूसरे का अवकरण किया है, तो अवकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक होगा, जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक होगा। भाई इसका अवकरण हुआ है और इसी ने इसको ऑक्सीजन की आपूर्ति की है, जिससे इसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये हो गए ऑक्सीकारक, और ये क्या हो गया? अवकारक। ये है ऑक्सीकारक, और ये क्या है? जिसका ऑक्सीकरण होगा वो होगा अवकारक, जिसका अवकरण होगा वो होगा ऑक्सीकारक। ध्यान, यहां भी देखो, हाइड्रोजन हटा है, यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो होगा अवकारक। भाई हाइड्रोजन इसको मिला है, हाइड्रोजन इसको मिला, इसको हाइड्रोजन दिया कौन? H2S ने दिया जी। तो हाइड्रोजन के जुड़ने से अवकरण हुआ, यानी ये अवकरण हुआ है, ये अवकृत हुआ है हाइड्रोजन के जुड़ने से, हाइड्रोजन दिया इसको ई है, तो ई हो गए अवकारक हुआ, सोची हो गए। और ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक, ये हो गया ऑक्सीकारक। यही है इसमें, बारी बारी से यहाँ देखें। पहले है उपचायक, पहले क्या है? उपचायक या ऑक्सीकारक। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जो दूसरे पदार्थ को या दूसरे पदार्थ का अवकरण करता है और अवकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकारक कहलाता है। अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाएगा? अवकारक कहलाता है। इसी प्रकार रेडॉक्स अभिक्रियाओं में
जिसका अवकरण होता है वह दूसरे का ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकारक कहलाता है। अर्थात मोटा मोटी याद रखना है, जिसका अवकरण होगा, जिसका अवकरण होगा वह ऑक्सीकारक होगा। वो क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। बस इतना ही याद रखना है, ऑक्सीकारक और अवकारक में या उपचायक और अपचायक में। ध्यान रखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होती है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, वह दूसरे का अवकरण करता है। तो चूंकि ऑक्सीकरण हुआ है दूसरे के अवकरण होने से, तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा? अवकारक। इसी प्रकार से जिसका अवकरण होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, यानी जिसका अवकरण होगा वो क्या कहलाएगा जी? ऑक्सीकारक। जिसका अवकरण होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। काम की बात जो याद रखना है, ऑक्सीकारक या उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA जब पहचानना होगा रेडॉक्स रिएक्शन में, तो इसको याद रखना है। ऑक्सीकारक उपचायक मतलब जिसका क्या होगा? जिसका क्या होगा जी? अवकारक या अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जिसका होगा ऑक्सीकरण। हम ये 3 एग्जाम्पल को अभी देखा है रेडॉक्स अभिक्रिया में, जिसमें हम ऑक्सीकरण, उपचयन या अवकरण, अपचयन को समझाया है। उसमें बारी बारी से देखा है जी। यहाँ है ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना जी, ये है ऑक्सीकरण। क्या ये? ऑक्सीकरण। अभी तुम लोग बताएगा। और ये क्या है? ये क्या है बाबू? अवकरण। जल्दी से तुम लोग बताना। एक बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा बताना रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीकारक, जिसका हुआ अवकरण। अवकरण हुआ किसका है जी? इसी का हुआ जी। तो लिखना ये जी, CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई समझना मोटा मोटी बात, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का हुआ, नहीं हुआ? हाइड्रोजन में ही ऑक्सीजन जुटा जी। ऑक्सीजन इसको दिया कौन? यही तो दिया है। तो ये तो ऑक्सीकारक हुआ ना जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया CuO। अब इसका हुआ है अवकरण। इसका क्या हुआ है? कब? जब ऑक्सीजन इससे हटा है। तो इसका ऑक्सीजन छीना किसने है? यही छीना जी। तो ये हो गया अवकारक। समझो बात को, कुछ नहीं है। यहां चलिए दूसरा में, ये हो गया CuO, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या उपचायक, और हाइड्रोजन हो गया इसमें रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक। यहां समझना, हाइड्रोजन इससे हटा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है, नहीं है? अरे ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, क्या कहलाता है वो? ऑक्सीकरण। अवकरण हुआ है इसका, इसमें हाइड्रोजन जुटा है, तो ये क्या है? अवकरण। जल्दी से बताओ, इसमें RA तुम लोग बताओ और OA तुम लोग बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हुआ है? इसी का हुआ जी, H2S। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट H2S। जिसका होगा ऑक्सीकरण वो होगा अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट। RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक। जिसका होगा अवकरण वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अवकरण हुआ किसका है? तो जी Cl2 इसमें हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या उपचायक। यहां चलिए, यहां ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो ये क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौची है बउआ? ये ऑक्सीकरण है ना जी। ये है ऑक्सीकरण। और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसको दूगो मिला है तब ये उदासीन हुआ है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है अवकरण। ये क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, परित्याग हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया गया है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो जिसका होगा ऑक्सीकरण वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन हुआ बउआ? मैग्नीशियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन हुआ बउआ? जिसका होता है अवकरण। अवकरण तो इसी का हुआ है, यानी Cu2+। बस यही तो है। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में उपचयन या ऑक्सीकरण का प्रभाव। प्यारे बच्चों, उपचयन या ऑक्सीकरण दैनिक जीवन में काफ़ी प्रभाव डालते हैं। कहीं कहीं यह हमारे लिए हानिकारक भी होता है और कहीं कहीं बगैर इसके अपना काम चलने को नहीं है। तो आइए सबसे पहले इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हैं। उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं संक्षारण या कोरोशन। प्यारे बच्चों, संक्षारण कुछ नहीं है। संक्षारण का मतलब होता है धातुओं की अवनति। जब धातु नमी, ऑक्सीजन या अम्ल के प्रभाव में आता है तो उसकी अवनति होती है। उस पर ऑक्साइड,
हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड के परत चढ़ जाते हैं, जिस वजह से उसकी स्थिति खराब हो जाती है। इसी को संक्षारण कहा जाता है। यानी संक्षारण एक मंद प्रक्रिया है जिसमें धातु की सतह धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड से ढक जाती है। इससे धातु की स्थिति खराब हो जाती है और वे कमजोर हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब धातु नमी, अम्ल, ऑक्सीजन या अन्य रसायनों के से प्रतिक्रिया करते हैं। अतः रासायनिक अभिक्रिया के कारण धातुओं की अवनति को संक्षारण कहा जाता है। अब संक्षारण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित उदाहरण है लोहा में जंग लगना। जंग के कारण लोहे की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब लोहा लंबे समय तक नम वायु के संपर्क में रहती है तो उस पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जो वास्तव में आयरन का हाइड्रेटेड ऑक्साइड होता है। जंग को इस सूत्र से व्यक्त किया जाता है Fe2O3.XH2O, मतलब जंग को रासायनिक सूत्र से व्यक्त करते हैं इसके द्वारा। मोटा मोटी जाने, जंग धातु को या यूं कहें लोहे को सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त करता है। इससे प्रभावित होने पर लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसके बाद है तांबे पर हरी परत का जमा होना। जब तांबा आर्द्र वातावरण के संपर्क में आता है तो उस पर हरे रंग का परत चढ़ जाता है। वास्तव में यह हरे रंग का परत कॉपर कार्बोनेट होता है। याद रखेंगे, तांबे पर जो संक्षारण के कारण हरा परत चढ़ता है वो वास्तव में कॉपर कार्बोनेट का परत होता है। तीसरा है चांदी का मलिन होना। प्यारे बच्चों, चांदी संक्षारण के कारण मलिन हो जाता है, उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से चांदी अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है और वह ऑक्सीकृत हो जाती है, तब चांदी मलिन हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, उपचयन या ऑक्सीकरण का दूसरा प्रमुख हानिकारक प्रभाव है विकृत गंधिता। साधारण बोलचाल की भाषा में इसको तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थों का बासी होना कहा जाता है, जो ऑक्सीकरण या उपचयन के कारण होता है। प्यारे बच्चों, वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। इसके कारण उस पदार्थों का जो भोज्य पदार्थ होते हैं, तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, वे उनके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं। इस वजह से वे उपभोग के लायक नहीं रह जाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा उपचयन के कारण होता है। यानी कि उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण को मंद करके विकृत गंधिता को नियंत्रित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अगर विकृत गंधी होने से बचाना है तो हमें ऑक्सीकरण की दर को मंद करना होगा। ऑक्सीकरण की दर मंद करने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। उनमें से पहला है प्रति ऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग। एंटीऑक्सीडेंट या प्रति ऑक्सीकारक करता क्या है? तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण मंद कर देता है। दूसरा काम किया जाता है नाइट्रोजन युक्त प्लास्टिक की थैलियों में पैकेजिंग। जैसे देखा होगा, आलू के चिप्स वगैरह जो एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों में रखे जाते हैं, उनमें वायु को निकालकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है और हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होता है। इसके बाद तीसरा प्रमुख कार्य किया जा सकता है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को रखने से भी ऑक्सीकरण या उपचयन की दर मंद पड़ जाती है। अगला काम कर सकते हैं वायु रोधी डिब्बों में भंडारण करके, यानी तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायु रोधी डिब्बों में संरक्षित करके भी ऑक्सीकरण या उपचयन की दर को मंद की जा सकती है। अगला काम कर सकते हैं भोज्य पदार्थों को, जो तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको प्रकाश से दूर रखकर भी ऑक्सीकरण या उपचयन की दर को कम की जा सकती है या मंद की जा सकती है। आइए ऑक्सीकरण के कुछ लाभदायक प्रभाव को भी देखते हैं। लाभदायक प्रभाव के अंतर्गत सबसे पहले आता है भोजन का पाचन। हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, उस दौरान भोज्य पदार्थ के रूप में जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के उपरांत शरीर को ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार जो ऊर्जा मिलती है उससे शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकीय कार्य संपन्न होते हैं, प्लस जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह शरीर को गर्मी देता है और हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। मानव शरीर में भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा से शरीर में कोशिकीय कार्य संपन्न होते हैं और उत्पन्न ऊष्मा से शरीर का ताप नियंत्रित और कायम रहता है। यह है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ऊर्जा का निर्माण होता है।
दूसरा लाभदायक प्रभाव है दहन, जिसके बगैर हमारा काम चलने को है नहीं। दहन का मोटा मोटी मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने वाले पदार्थ का जलना। ऑक्सीजन दहन का पोषक होता है। दहनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला, केरोसिन एवं प्राकृतिक गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। मीथेन जो प्राकृतिक गैस का महत्वपूर्ण घटक है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। यह इसका रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें मीथेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर यानी जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लास में, जो अगला चैप्टर अपना आएगा कार्बन और कार्बनिक यौगिक या कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें जानेंगे हम कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है जब वह वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। प्रकृति में सभी दहन अभिक्रियाएं उष्मा क्षेपी होती है, यानी उसमें उष्मा उत्सर्जित होती है प्लस प्रकाश भी उत्पन्न होता है। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उष्मा एवं प्रकाश की उत्पत्ति होती है। यह आवश्यक नहीं है कि दहन हमेशा ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में हो। कुछ पदार्थ क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से संयोग कर भी उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया जब करता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है और अभिक्रिया के उपरांत उष्मा एवं प्रकाश की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखेंगे, दहन ऑक्सीकरण होता है लेकिन सभी ऑक्सीकरण दहन नहीं है। आगे देखेंगे दहन की आवश्यक शर्तें। प्यारे बच्चों, पदार्थों के दहन के लिए यानी पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के लिए कुछ आवश्यक शर्त है। दहन की शर्तों में सबसे पहले दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति चाहिए। यानी दहन के लिए सबसे पहले जो आवश्यक शर्त है वो है दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ का मतलब होता है या ज्वलनशील पदार्थ का मतलब होता है वह पदार्थ जो दहन प्रक्रिया में भाग लेता है। मोटा मोटी समझें, दहन प्रक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे दहनशील पदार्थ कहा जाता है। जैसे कोयला हुआ, लकड़ी का कोयला, केरोसिन, एलपीजी, प्राकृतिक गैस, ये सभी दहनशील पदार्थ हैं। दूसरा आवश्यक शर्त है दहन के अनुपोषक। अब दहनशील पदार्थ के चारों ओर जो माध्यम पाया जाता है उसको बोला जाता है दहन का अनुपोषक। ऑक्सीजन दहन का अनुपोषक होता है। ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में कोई पदार्थ जो दहनशील होते हैं जलते हैं। तीसरा प्रमुख शर्त है प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। प्यारे बच्चों, कोई पदार्थ तब तक नहीं जलता है जब तक कि उसे एक निश्चित ताप तक गर्म नहीं किया जाए। जिस निश्चित ताप तक किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है उसके बाद वह जलना शुरू करता है उसको कहा जाता है प्रज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ का प्रज्वलन ताप कहलाता है। जब तक किसी पदार्थ को प्रज्वलन ताप तक गर्म नहीं किया जाता है तब तक वह पदार्थ जलता नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है द्रवित पेट्रोलियम गैस, अंग्रेजी में कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी शॉर्ट में कहते हैं। हमारे घरों में सिलेंडर में भर के आता है। ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जो एलपीजी होता है वो मेनली एथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका प्रमुख घटक ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन होता है। ये हाइड्रोकार्बन के गैसीय मिश्रण हैं। साधारण दाब पर गैसीय अवस्था में रहते हैं किंतु उच्च दाब पर आसानी से द्रवित हो जाते हैं। यह एक सर्वोत्तम ईंधन है जिसका उष्मीय मान 50 किलो जूल पर ग्राम होता है। ध्यान रखेंगे, टंकी में जो गैस घरों में आपूर्ति की जाती है वो जब लीक करता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए कि गैस लीक कर रहा है उसमें इथाइल मरकेप्टेन नामक रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है जो एक प्रबल गंध कारक होता है। इसी के कारण जब कभी गैस लीक करता है तो इसके गंध से पता चल जाता है उसके लीकेज का। प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो रसायन का पहला अध्याय था। इसका कंप्लीट ब्यौरा या विश्लेषण करते हुए हमने इसे बताया है। प्यारे बच्चों, परीक्षा के हिसाब किताब से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। जरूर से इस पर विशेष ध्यान रखेंगे और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेंगे। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।